अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुबैर अनवर। और नाज़रीन, मुल्क में जो रिजीम चेंज की बात की जा रही थी वो प्रैक्टिकली हमने देखा कि रिजीम चेंज हो चुकी है। मुल्क में 23वें वज़ीर आज़म अपना हल्फ उठा चुके हैं। वज़ीर आज़म हाउस आज उन्होंने टेक ओवर किया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज अनयूजुअल सी एक सिचुएशन पैदा हुई PM हाउस में, जिसमें सुबह 7 बजे PM साहब वहाँ पहुँच चुके थे। और जब स्टाफ को देखा गया तो स्टाफ में से कोई भी नहीं था वहाँ पर, और कहा यह जा रहा था कि स्टाफ की दौड़ें लग गई। और जो कि 9 बजे का टाइम था, तो फिर स्टाफ फ़ौरन पहुँचा वहाँ पर और फिर उन्हें बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्हें वेलकम किया गया PM हाउस में। दो बड़े अहम आज उन्होंने अनाउंसमेंट्स की। एक तो जो PM हाउस का स्टाफ था, उन्हें कहा जी 8 बजे रिपोर्ट करने के टाइमिंग दिए जाएं फ़ौरन, और कल से जो है वो 8 बजे रिपोर्ट किया जाए। और दूसरी जो उन्होंने आम अनाउंसमेंट की वो ये था कि जी हफ्ते में जो 2 छुट्टियां थीं सरकारी मुलाजिमीन को, वो कम करके अब 1 छुट्टी कर दी गई है, यानी सिर्फ इतवार के रोज़ की छुट्टी रहेगी, हफ्ते की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। अब ये ज़ाहिर है बहुत सारे इंडिकेटर्स की तरफ इशारा करता है, और ये वो इंडिकेटर्स हैं कि जब हमने देखा कि PM शहबाज शरीफ साहब जब CM की सीट पर मौजूद थे, CM पंजाब थे, तो वहाँ भी यही लोगों का कहना था कि एक तासुर था कि CM साहब छापा मार देते हैं, फ़ौरन पहुँच जाते हैं। CM साहब चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं और बहुत मुश्किल होता है उमूर को चलाना। लेकिन बहरहाल ये जो चेक एंड बैलेंस है, ये हमेशा हमने देखा कि हुकूमतों से बहुत मिस दिखाई दिया, जिसको फॉर ग्रांटेड भी लिया जाता है हमेशा। बहरहाल अब देखना ये है कि PM की सीट बिल्कुल एक डिफरेंट सीट है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, और एक सूबे को चलाना बिल्कुल अलग नैरेटिव माना जाता है, लेकिन एक मुल्क को चलाना बिल्कुल अलग सिचुएशन है। अब देखते हैं कि परफॉर्मेंस क्या होगी। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये वही फुर्तियाँ हैं शहबाज शरीफ साहब की जो CM की सीट पर भी वो दिखाते थे, और अब चूँकि बहुत बड़ा मनसब उन्हें मिला है, तो क्या ये सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त, और बहुत जल्द ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। और नाक़िदीन ये कहते हैं कि लगभग 10 से 15 दिन और 15 से 20 दिन में हमें आइडिया हो जाएगा कि डायरेक्शन किस तरफ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो सारे इश्यूज़ जिसको बेस बनाकर PDM और अपोजिशन, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ने ये पूरी अदम एतमाद की तहरीक चलाई और फिर उसे कामयाब भी कराया, क्या उस नैरेटिव को आगे लेके चला जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मुद्दा उठाया गया था, सबसे ज़्यादा जो बात की गई थी, वो थी महंगाई और आवाम की जो परेशान हालात थे, जो मुश्किल हालात में आवाम गुजारा कर रही है, इसको बेस बनाया गया था। अब चूँकि ज़ाहिर हमने कल देखा कि जिस तरह PM शहबाज शरीफ साहब ने जो अनाउंसमेंट्स की हैं, जिसमें उन्होंने कहा जी पेंशनर्स की 10% पेंशन्स बढ़ा दी जाएगी, फिर उसके बाद जो सरकारी मुलाजमीन हैं, 1 लाख तक तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन की जो तनख्वाह है उसमें भी 10% जो है इजाफा किया जाएगा। ये सारे वो नैरेटिव्स हैं, ये सारे वो अनाउंसमेंट्स हैं कि जिससे थोड़ी बहुत रिलीफ की एक उमंग या जो कहते हैं जिसे उम्मीद की किरण पैदा हुई है, वो ज़रूर पैदा हुई है। अब देखना ये है कि क्या ये रिलीफ आगे लॉन्ग टर्म भी रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है बेसिक जो रिलीफ है वो तो पेट्रोल प्राइसेस पर डिपेंड करता है, बिजली की प्राइसेस पर डिपेंड करता है, और फिर जो अशिया खुर्दनोश हैं, जिसमें कल कहा गया कि आटा सस्ते दामों पर दिया जाएगा, ना सिर्फ आटा बल्कि चीनी, दालें और भी बहुत से ऐसे ज़रूरियात ज़िंदगी हैं कि जिनकी तरफ देखा जाना चाहिए और इनकी प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहिए। क्या हुकूमत के लिए ये चैलेंजेस बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक जिस तरफ कहा जा रहा था कि इकोनॉमी बिल्कुल दाने पे खड़ी है, तबाही के दाने पे खड़ी है, और जो रिज़र्व्स हैं इस वक्त मुल्क में वो भी बहुत बुरी हालत में हैं। तो अब देखना ये है कि किस तरह हुक्मरान जमात, यानी ये जो एक जॉइंट वेंचर है अपोजिशन पार्टीज़ का, जो जॉइंट वेंचर था जिसने इमरान खान साहब को बाहर भेजा और फिर हुकूमत टेक ओवर की है, क्या ये सारे चैलेंजेस को पूरा कर पाएंगे, इन पे उतर पाएंगे, इनको बेहतर कर पाएंगे और आवाम को रिलीफ दे पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं शेख रोहेल असगर साहब। इनसे बात कर लेते हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। शेख साहब कैसे हैं? बस मेहरबानी सर। शेख साहब, बिला आखिर आपकी जो काविशें थी या आपकी जो स्ट्रगल थी आप लोगों की, वो ले आई ये चेंज, रिजीम चेंज? ये मेरा जरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है जी सवाल का। जी और कोशिश जो थी ना उस मुल्क पाकिस्तान को इस रजीम, जी आपने भी देखा, सारी दुनिया जानती है, आप पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है इस जी बात को कि जिस हालात से आप गुजर रहे थे, जो हालात पैदा कर दिए गए थे, मुझे तो अब यकीन कीजिए कि वो मैं एक 92 में गलबन, हाँ 92 में डॉक्टर प्रोफेसर इसरार साहब जी बात करते थे तो बड़ी अजीब बात लगती थी उस वक्त 92 में।
लेकिन आज समझ आ रही है कि वो बात जो कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त थी। जी जिस तरह पाकिस्तान को माशी तौर पे बदहाल कर दिया गया और आइसोलेट कर दिया गया, दुनिया का कोई मुल्क इस वक्त आपके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं था, इवन बात सुनने को तैयार नहीं था। जी तो ये तो एक ऐसी तरीके समझ आती थी कि ये बात जो वो करते थे वो बिल्कुल दुरुस्त थी, जी और आहिस्ता आहिस्ता वो साबित हो रही थी। ये शुक्र ये अल्लाह का कि वक्त से पहले पाकिस्तान की इस रजीम से जान छूट गई है, वरना तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कुछ रहते ही ना, बचते सही। ही ना। शेख साहब, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। अगर हम देखें कि गुज़िश्ता जो हुकूमत रही है दिनों में, और 3 साल, लगभग 3.5 साल का ये अरसा है, इसमें हमने देखा कि बहुत से ऐसे फैसले भी किए गए कि जिसकी वजह से इकोनॉमी में भी काफ़ी हमें चैलेंजेस दरपेश हैं। अब ज़ाहिर है सबसे बड़ा चैलेंज वो है जिसको बेस बनाकर आप लोगों ने ये पूरी कैंपेन चलाई है, अदम एतमाद की तहरीक लॉन्च की है, वो है महंगाई और फिर ज़ाहिर है जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है मुल्क में। अब इसको किस तरह बेहतर करेंगे, क्योंकि बज़ाहिर अगर देखा जाए तो मुश्किलात तो बहुत बड़ी-बड़ी हैं। पेट्रोल प्राइसेस आपके सामने हैं, बिजली के रेट आपके सामने हैं। मैं वही ये मेरा मानना है, मैं आपको एक गुजारिश कर देता हूँ, जी, आपको समझ आ जाएगी। ये आपको 1 हफ्ते 10 दिन में, ज्यादा देर नहीं कर रहा मैं जी, 1 हफ्ते 10 दिन की बात कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि आप किस सिमत को जा रहे हैं। ठीक है। अब ये बड़ी वाज़ेह चीज होती है कि जो शख्स करना चाहता है ना, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जी, तो जब आपकी नीयत हो, आपकी सोच मुस्बित हो, तो मेरे ख्याल में शायद फिर आपके लिए रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। अब ठीक है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कि ये एक इत्तेफाक हो, लेकिन अब देखें ना कितनी तब्दीलियां आई होंगी 1-2 दिन के अंदर अंदर। जी, अब आपका इंडेक्स ऊपर चला गया, डॉलर नीचे आ गया, फिर उसके बाद आप के ये हुआ कि आपकी क्रूड ऑयल की कीमत कम हो गई। जी, तो ये चीजें जो है ना, ये एक ऐसी चीज होती है जो अल्लाह ताला मदद करता है ठीक है। शेख साहब, ये जो इसमें। ये जो ये जो इंडेक्स की बात आपने की है, इस पे तो आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वो कह रहे हैं जी जितना कैश फ्लो देखा गया है, जितनी इंजेक्शन देखी गई है स्टॉक एक्सचेंज में, जो खरीदो-फरोख्त का रुझान देखा गया है, उसमें ज़्यादातर पैसा अपर पंजाब से आया है। नहीं, ये देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, जी, जब आप हार गए होते हैं ना, जब जी, आप शिकस्त खुर्दा होते हैं, तो फिर इस किस्म की बातें करते हैं, ठीक है। आप यही बातें करते हैं। मतलब आप अंदाजा कीजिए कि आपने देखा होगा कि जितनी कम्युनिटी थी, जो दौलतमंद कम्युनिटी थी, जी, उसने तो शुरू में हमारे हालिफ वोट किया था, ठीक है। और इस रजीम को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था, पर्सनल मतलब इंडिविजुअली भी सपोर्ट किया था। जी, अब ये कह देना कि ये अपर पंजाब से आया है, लोअर पंजाब से आया है, या कहीं और से, तो आप जरा देखो, गौर कीजिए कि अपर पंजाब में कौन सी मुस्लिम लीग ने वो इतनी सारी क्लीन स्वीप कर दी हुई थी, और जी, सदर पंजाब में ऐसा कोई काम था जिससे आप ये कह सकेंगे जी सदर पंजाब से आ गया या अपर पंजाब से आ गया। और ये बात करना ही बहुत बड़ा एक अहमकाना फेल होता है। ठीक है। भाई, जी, जहां से भी आया पैसा, पैसा तो आया, जी, सही। आपका एक दरवाजा तो खुला, लोगों का काम तो कुछ चलना शुरू हुआ, जी, वरना तो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई थी, एक गुम गुम की हालत थी, और मतलब यूं कह लीजिए कि बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये होगा क्या। जी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं से भी पैसा आया, तो इसका मतलब है कि इस करंट रजीम पे, जो रजीम चेंज हुई है और जो दूसरी रजीम आई है, उस पे लोगों का इत्मीनान और इत्तेकाद है। जी। तो लोगों तो ने जो लोगों ने लोगों ने पैसे, बिल्कुल ठीक है, जी, दैट मेक्स सेंस। इन्वेस्ट तो तभी आप करते हैं ना, जब जी, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का ये यकीन होता है कि ये सेव होगी। जी, जी, सही। अच्छा शेख साहब, दूसरी तरफ मैं अगर देखूँ तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हुकूमत के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। शहबाज शरीफ साहब भी ज़िक्र कर चुके हैं कि वो लेटर का जो मामला है, उसको हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने भी रखेंगे, इसको प्रोब भी कराएँगे, इन्वेस्टिगेशन भी कराएँगे। दूसरी तरफ अगर देखें, अवाम सड़कों पे है, पीटीआई के जितने चाहने वाले हैं वो भी सड़कों पे हैं, और वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान नहीं है तो किसी को वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानेंगे। इस सिचुएशन को किस तरह टैकल किया जाएगा हुकूमत की जानिब से? उनका तो घर ही सड़कों पे है ना, जो उनके फॉलोअर्स है ना, आप अगर गौर से उनको देखें ना, जी, उनकी जो कल्चर है या उनका
का जो रहन सहन है वो इसी तरह का ही है। वो सारा दिन सड़कों पे ही रहते हैं, ठीक है उनको काम कोई नहीं है। जी बाप कमाता है और बच्चे गुलशर्रे उड़ाते हैं। वो जो चीज है ना, वो आप मेरे ख्याल में शायद नहीं समझ पाएंगे। जी जी सही अब देखिए, मैं जब बात कर रहा था ना मईशत की, मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की जी जोग्राफिकल बात कर रहा था, तो साथ साथ आपने एक और चीज बड़ी नोट की होगी कि पाकिस्तान के अंदर आपने अखलाकियात का दिवालिया भी निकाल दिया था, तहजीब और तमीज का दिवालिया भी निकाल दिया था। जी वो भी काबिल जिक्र चीज है। मतलब आपने ये सब जो कुछ किया, इसका खमेजा आने वाली नस्लें भुगतेंगी। जी सही। अच्छा शेख साहब, खान साहब कह चुके हैं और बड़ा क्लियर कह चुके हैं कि इक़्तिदार से हटाया गया तो बहुत ख़तरनाक साबित होगा। अब ये इक़्तिदार से जा भी चुके हैं, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी की हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अभी कोई पर्दा नहीं उठाया उनसे, मज़ीद बातें भी सामने आ सकती हैं उनकी तरफ से। इस सिचुएशन को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, बदतहजीबी, बदतमीजी, बदअखलाकी, इसका तो सामना कोई नहीं कर सकता ना। जी तो माशाल्लाह वो उसमें तो उन्होंने पीएचडी की हुई है, तो आप तो उसके सामने बिल्कुल तुफले मक्तम है। आप तो बात ही नहीं कर सकते। वो तो इस किसका मौसम कुछ आदमी है, और आपके सामने ही है, सारा कुछ आपके सामने ही है। जी जिन लोगों ने उसको सपोर्ट किया, जिन लोगों ने उसके लिए दिन रात काम किया, उसने आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं को ज़िबा कर दिया। जी वो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। अब बदकिस्मती ये है कि जो लोग उसके शहर में हैं, जो लोग उसकी बात सुनते हैं, ये बात तो उन लोगों को समझनी चाहिए ना। जी उनको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दांव पे लगाने वाला शख्स अगर उनका रहनुमा हो सकता है तो वो ठीक है। मैं उस बारे में क्या कह सकता हूँ, मैं उनकी सोच को जबरदस्ती तो बदल सकता नहीं। जी सही। अच्छा शेख अगर साहब, वो मैं ये सारे सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम क्लैरिटी चाहते हैं नैरेटिव में। अब अगर बात की जाए डॉलर की, ज़ाहिर है डॉलर एकदम से नीचे आता जा रहा है, और फिर जैसे आपने कहा कि खुदा की तरफ से मदद भी हो सकती है, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे रहते हुए देखें तो ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आप पे कि तोहफा दिया जा रहा है आपको रिजीम चेंज कराने का, क्योंकि ज़ाहिर है बैरूनी साजिश के पीछे तो उसी मुल्क का हाथ का कह रहे हैं इसको खान आप साहब। नहीं, मैं इसको आप ये तो देखिए, मुसलमान जी तो आपका 100% ईमान और क्या तकवा है कि खुदा की मर्जी के बगैर तो एक सेकंड के लिए मेरे ख्याल में शायद तब नहीं हिल सकता, जी जर्रा नहीं हिल सकता। ये बात तो तय है। जी लेकिन आप ये बात जरा ज़हन में रखें कि इसको आप अगर इस तनाज़ुर में देखते हैं कि लोगों का इत्मीनान, और अगर लोगों का इत्मीनान है इस प्रेजेंट रजीम पे, तो फिर मेरे ख्याल में शायद ये उसी की एक कड़ी नजर आएगी आपको। ठीक है हाँ, सही। अच्छा शेख साहब, जो कल शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया है 10% की पेंशन बढ़ा दी गई है, फिर उसके बाद मिनिमम वेज जो है 25,000 कर दी गई है, और फिर उसके बाद सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में भी इजाफा किया गया है। अब कहा यह जा रहा है कि क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत ये सारी मराहत जो दी जा रही हैं, क्या इस पोजीशन में ये देने के पोजीशन में है, क्योंकि ज़ाहिर है ये टाइम ऐसा है कि जिसमें हमने देखा कि पेट्रोल में 10 रुपये पर बड़ा शोर मचाया गया था खान साहब की तरफ जब ये डिपेंड रिलीफ आया करता था। है। देखिए, मैं आपको जी आप कौन सी चीज पे खर्च कर रहे हैं। जी अगर तो चीज पे खर्च कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर ये देखिए ना, इस फर्क देखिए ना कितना है। आपने लोगों की तनख्वाह बढ़ा दी, आपने बुनियादी तनख्वाह जो है उसको बढ़ा दिया। अब उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये होगा कि गरीब आदमी जिसका मतलब चूल्हा नहीं जल रहा था, जी जिसके लिए करना, आप लंगर खाने खोल दें, अपना गाहें खोल दें, भाई लोगों को छत चाहिए, लोगों को मेहनत करके रोटी कमाने पे लगाए आप। जी इस तरह तो आप और दुनिया को बेकारी बना दें। एक तरफ आप बेकारियों को पकड़ के अंदर दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप बहुत ऑफिशियली लोगों को बेकारी बना रहे हैं। ठीक है और ये चीज जो है, ये चीजें तो आपको मेरे शायद मेरी बात शायद आप समझ जाएं या जी ना जी समझें, ये मेरा मैं तो कह ही सकता हूँ ना। मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को मौके फराहम करें कि वो मेहनत करके अपने बच्चों को रोटी खिलाएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक और है। अगर आप ये काम करते हैं कि आप उनकी तनख्वाह में इजाफा कर देते हैं, तो वो अपना काम तो चला सकते हैं ना।
जी वरना तो फिर वो यही करेंगे ना, अगर तनख्वाह कम होगी, आमदन कम होगी, तो फिर जाके भिखारियों की तरह लाइन में लग के वो खाना ही खाएगा ना, फिर और क्या राइट जी करेगा वो। राइट शेख साहब बिल्कुल पॉइंट वेल टेकन। अच्छा एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, ये जो स्टॉप लिस्ट वाला मामला है, एफआईए वाला मामला, अब जाहिर है हमने देखा कि कुछ पीटीआई के सीनियर लोगों के नाम भी उसमें डाले गए हैं और उस टाइम ये क्लेम किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि उस टाइम हुकूमत कोई नहीं थी। तो फिर किसके कहने पे ये जो नाम है स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं? अब अदालत ने भी यही सवाल किया है जिसकी समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। आपका क्या नैरेटिव है बीइंग पीएमएलएन के जो सीनियर रहनुमा हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं आपको सिर्फ इतना गुजारिश कर दूं कि जितने लोगों के नाम डाले गए होंगे उसके पीछे कोई ना कोई उनके खिलाफ ऐसी ठीक है। वरना हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया, और इस किस्म की जो चीजें थी उनको दफन कर दिया गया है माजी जी में। लेकिन खान साहब ने दोबारा से एक चीज को फिर जिंदा कर दिया, और इतना ज्यादा इन्होंने लोगों को तकलीफ दी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। राइट और ये जो आप बखसूस जिस चीज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो जी स्टॉप लिस्ट है, आप देखिएगा कि आप इसमें से क्या क्या चीजें निकलती हैं, क्या क्या गुल जो आप देख के हैरान हो जाएंगे। जो भी ये कहते थे कि जी हम इंसाफ करेंगे, हम शफाफ करेंगे, हम या से करप्शन का खात्मा कर देंगे, अभी तो के लोग हैरान हो जाएंगे कि ये क्या कुछ करते रहे हैं। इस 3.5 साल, 4.25 साल में इन्होंने इस खजाने के साथ क्या हाल किया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शेख रोहेल असगर हमारे साथ मौजूद थे और शेख साहब का ये कहना था कि चेंज जो है वो लगभग 10 दिन में पता चल जाएगा कि क्या हुकूमत, क्या उनकी जमात इसको बेहतर बना सकती है, किस डायरेक्शन में जा सकती है, और क्या ये सिचुएशन जो अब चल रही है, जो महंगाई की सूरत हाल है, इसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। ये 10 दिन का अर्सा उन्होंने दिया है, तो क्या ये 10 दिन उस 90 दिन की तरह साबित ना हो कि जो इमरान खान साहब ने आते ही अनाउंस किया था कि 90 दिन में सब चीज़ें बेहतर कर देंगे, करप्शन भी मिटा देंगे और फिर महंगाई को भी कम कर देंगे। लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि देखते हैं कि ये जो इंडिकेटर्स हैं, जो बातें की जा रही हैं, किस तरफ जाती हैं, हमें पता चल जाएगा। टाइम बहुत करीब है। अब बात कर लेते हैं जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है और फिर डॉलर की जो एकदम हमने देखा कि जिस तरह डॉलर नीचे आया है, ये कौन से इंडिकेटर्स हैं, किस तरफ इशारा करते हैं। हमें ज्वाइन किया है ज़फ़र मोती साहब ने, मारूफ बिजनेसमैन हैं। ज़फ़र साहब, रिजीम चेंज हो चुकी है, मुल्क में नए वज़ीर आज़म आ चुके हैं, क्या लगता है सिचुएशन को किस तरह देखते हैं? क्योंकि हमने गुज़िश्ता देखा कि जो माजी में हुकूमत रही है 3 साल, 3.5 साल का अरसा, बहुत मुश्किलात दरपेश रही हैं पाकिस्तान को। देखिए, यही अभी सब चैनलों पर डिबेट चल रही है और मैं खुद भी इन्वॉल्व हो रहा हूँ, हर जगह इंटरव्यू दे रहा हूँ कि ये मुश्किलात कंटिन्यूस है। जी देखिए, ये मुश्किलात ऐसी नहीं है कि रिजीम चेंज होगी तो फौरी तौर पर रिलीफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो इंडिकेटर्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, इकोनॉमी के, कैपिटल मार्केट के, जी डॉलर रुपए की पैरिटी के, इंटरेस्ट रेट के, बैलेंस पेमेंट के, ट्रेड डेफिसिट के, वो सब सेम है, आगे बढ़ रहे हैं। सही। थोड़ा सा जो बेहतरी आई है कि भाई डॉलर थोड़ा वीक हुआ और पाकिस्तानी करेंसी स्ट्रेंथन हुई है, जी तो ये शो कर रहा है कि थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन भी ये पिछले 2 हफ्तों में हुई है डॉलर जी के जी चढ़ाने में। और सही। वो मैं जैसे ही वहां पर वो करवट बैठ गया है इस्लामाबाद में, पॉलिटिकल क्राइसिस कम हुए हैं, तो फिर ये नीचे आना शुरू हुआ है। ज़फ़र साहब, तो ये मैनिपुलेशन से क्या मुराद है आपकी? थोड़ा अगर इसको एलैबोरेट करें तो हम जानना चाहेंगे। किस चीज को? ये जो आपने कहा ना मैनिपुलेशन हुई है थोड़ी बहुत। देखिए, ये है कि कहीं से स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए ऑर्डर्स होंगे डॉलर के, ठीक है। किसी बैंकों के, और वो जो है पुश कर रहा होगा मार्केट में कि भाई डॉलर हमें चाहिए। उसकी मेन वजह ये भी हो सकती है कि जो क्राइसिस थे, वो क्राइसिस में हमेशा, पॉलिटिकल क्राइसिस में दुनिया की जो करेंसी जो डॉलर में ट्रेड कर रही होती है जी वो वीक होती है, और उस मुल्क का जो लोकल करेंसी होती है वीक होती है और डॉलर स्ट्रांग होता है। जी जैसे ये जब क्राइसिस बढ़ रहे थे पॉलिटिकल, तो कई लोग पैनिक बाइंग भी करते हैं। ठीक है। इसमें डॉलर भी एक आता है और हजारों साल से सोना तो जरूर आता है, सही सोने की प्राइसेस है। सही। ठीक है, अब ये है कि मैं सब चैनलों को बोल रहा हूँ कि जब नीचे आ रहा है तो रियल टर्म में भी आप डॉलर की प्राइस रुपये के सामने 175 रुपए तो गिनो ही गिनो, जी यानी इससे नीचे तो जाने का मुश्किल ही लग रहा है।
अच्छा सही। तो 175 रुपए आपकी इकोनॉमी का रियल मिरर इमेज है कि आपकी इकोनॉमी कहाँ खड़ी है, आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट कहाँ खड़ा है, आपकी जीडीपी कहाँ खड़ी है। अब ये मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपका सवाल जो पहला था कि मुश्किलात तो रहेंगी, अब ये कि 90 रुपए की जगह 75 रुपए हो गया तो एक सुकून का हल्का सा सांस आता है, बस दैट्स इट। सही। अच्छा एक तासुर ये भी बनता जा रहा है कि ये जो अब डॉलर नीचे आ रहा है, क्योंकि जाहिर है हमने देखा कि जिस दिन हुकूमत गिरी है, अदम एतमाद कामयाब हुआ है, उसी दिन हमने देखा कि डॉलर ने जो फ्लक्चुएशन वो दिखानी शुरू की और डॉलर नीचे आना शुरू हुआ। अब इसका क्रेडिट तो बज़ाहिर मरियम नवाज साहिबा भी ले रही हैं, फिर और भी लोग ले रहे हैं PMLN की तरफ से कि इमरान खान साहब के जाने के बाद ये जो डॉलर में कमी है शुरू हुई है, लेकिन अभी तक कोई प्रैक्टिकल इकदाम तो हुए नहीं। हुकूमत ने कल हल्फ उठाया है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, और अभी काबीना भी नहीं बनी है, कोई इस तरह के इकदाम सामने भी नहीं आए हैं। तो आपको लगता है कि इफेक्ट क्या शख्सियात की बेस पर डॉलर फ्लक्चुएट हो सकता है कि एक शख्स के जाने के बाद दूसरे शख्स के आने की जो खबर है ये भी इम्पैक्ट क्रिएट करती हो? देखिए, हर हुकूमत जो आएगी ना, उसको कोई ना कोई क्रेडिट तो चाहिए अपनी मेंटेनेबिलिटी, अपनी लीगलिटी को शो करने के लिए जी। तो जब ये हुआ है तो कैपिटल मार्केट भी बड़ी तेजी से बढ़ी, हम जहाँ पर होते हैं। Okay. तो वो जो बढ़ी है तो इसका भी क्रेडिट नई हुकूमत ले रही है कि देखिए बढ़ गई। अब ये है कि भाई जो क्राइसिस है तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से ही घटी थी ना जी। वो एक हमारे पर एलिमेंट एक पहले से ही था, पॉलिटिकल क्राइसिस। उस पर सोने पर सुहागा, रशिया की वॉर यूक्रेन से, उसने इफेक्ट किया, उस पर हमारी ट्रेड बैलेंसिंग ने किया। इंटरेस्ट रेट आप देखिए कि जो बढ़ी है इतनी, वो अंडर वैल्यूड हो गई थी कैपिटल मार्केट के। इंटरेस्ट रेट 2.5% बढ़ने के बावजूद वो इतना खतरनाक लेवल था कि 1000 पॉइंट और घटती, इसकी जगह बढ़ी। वो भी जो बैड न्यूज थी वो अब्जॉर्ब हो गई। तो ये कहने का मकसद है कि हर हुकूमत कोई ना कोई अपना दिखाएगी, अपना जादू दिखाएगी कि हमने आए तो ये सेट हो गया। और यही जादू हमको कम से कम अगले 6 महीने साल में देखना है कि भाई ये इसी तरह कोई बेनिफिट्स दें। अभी से अपना आज की ही खबर है कि ओगरा के लोग स्टेट बैंक गए हैं और अपने लिए वो जो इनका टीम स्टेट बैंक से मिले कि हमको जो इम्पोर्ट है उसमें हमको कर्जा ज्यादा दो। ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि भाई अभी जो है ये हमारे इम्पोर्ट बिल पर और प्रेशर होगा जी। तो ये हर किस्म के बैड न्यूज और गुड न्यूज को किस तरह गवर्नमेंट हैंडल करेगी और उसमें से गुड न्यूज निकाल कर लोगों को देगी, तभी ये हुकूमत की स्ट्रेंथन होगी और लेंथी होगी। ठीक है। अच्छा जफर मोदी साहब, कल हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज पे भी एक डिफरेंट रुझान रहा। कुछ अरसे के बाद हमने देखा कि बेहतरी देखी गई और लगभग 1700 से ज़ायद पॉइंट्स जो थे वो रिकॉर्ड किए गए। अब इसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि जी PMLN के ही लोग हैं कुछ जिन्होंने ये खरीदो फरोख्त करके ये ट्रेंड जनरेट किया है ताकि दिखाया जा सके माजी में जो हुकूमत रही है उसे दिखाया जा सके साबका हुकूमत को कि बहुत फ़र्क पड़ता है रिजीम चेंज से। भाई ये PMLN लोग हैं कि नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि जो ऑर्डर्स प्लेसमेंट के लिए आए, बाइंग के ऑर्डर्स और एकदम तेजी से अपर लॉक्स ऊपर मार्केट चली गई, वो जनरेट हुए हैं। कुछ ऐसे फंड्स हैं जो पंजाब की साइड से यानी अपर पाकिस्तान से एक्टिव हुए हैं। अब उनके पीछे PMLN के लोग हैं नहीं है, ये किसी को भी नहीं। हम तो वो है ना कि हम आम खाने वाले हैं, पेड़ अब गिनने की हमारे पे ताकत ही नहीं रही है। तो ये मार्केट में कुछ 16 महीने बाद मार्केट इतनी तेजी से बढ़ी है और सिंगल डे में 1700 कैप्चर करना हमारी हिस्ट्री में मुझे नहीं याद पड़ता कि एक दिन में इतना बड़ी हो। आपको लगता है ये सस्टेनेबल होगा? आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में भी ये सस्टेनेबल होगा अगर इसके तासुर दुरुस्त मान लिया जाता है, जिस तरह आपने बताया कि पंजाब की साइड से ये देखी गई हैं इंजेक्शन, अगर ये दुरुस्त भी है तो क्या ये सस्टेनेबल होगा या आने वाले जो एक आध साल है उसमें कुछ बेहतरी आप देख रहे हैं इसमें? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये सस्टेनेबल क्यों होगा इसलिए कि हमारी मार्केट ऑलरेडी अंडर वैल्यूड हो गई थी। जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी मार्केट पर इफेक्ट यूक्रेन की वॉर का भी था, हाई ऑयल प्राइसेस का भी था, इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसीज का भी था, इम्पोर्ट बिल का भी था, इकोनॉमी का भी था। उस पर पॉलिटिकल क्राइसिस जो इस्लामाबाद है उन्होंने एकदम प्रेशर दिया
तो हमारी मार्केट है जो 5 के पी मल्टीपल पे, ऐसे कई क्राइसिस है 5 के पी मल्टीपल से नीचे नहीं गई थी जी। मैं 2 क्राइसिस तो रिसेंट बता सकता हूँ। 2008 का जो इंटरनेशनल वर्ल्ड का हुआ था क्राइसिस, उसमें भी 5 के पी मल्टीपल पर थी। और उससे पहले पाकिस्तान के लिए स्पेशली जब हमने चागी में एटम बम का वो किया था, बम ब्लास्ट किया था, धमाके तो उसमें 5 के पी मल्टीपल। ये मेरी हिस्ट्री में, मेरी लाइफ टाइम में 3 के पी मल्टीपल पर, 4 के पी मल्टीपल पर मैंने मार्केट फर्स्ट टाइम देखी। अच्छा। कि इतने अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी के बाद भी वो शेयर के खरीदार कोई नहीं थे। अच्छा। तो मार्केट की सस्टेनेबिलिटी इसलिए मुझे लग रही है कि ये जो मार्केट है अब अपने नेचुरल एलिमेंट में, नेचुरल एरिया में आ गई है। ठीक है। 45,000 का जैसे ही क्रॉस हुआ तो फिर लोग हो गए थे कि प्राइस फ्लोरिंग 45,000 हो जाएगी, और जब 46,000 हुआ तो फिर लोगों ने कहा कि ये ओवर मार्केट रिएक्ट कर रही है अच्छाई की। अब कहीं पर मार्केट जो है 45 प्राइस फ्लोरिंग रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता यहीं पर सस्टेनेबल होकर, मेंटेनेबल होकर 48,000 तक भी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। जफर साहब, एक और अहम सवाल मेरे जहन में मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो इजाफी ड्यूटीज़ थी, हमने देखा मोबाइल फोन्स पे भी लगाई गई, फिर उसके बाद जीएसटी की मद में भी बहुत सी ड्यूटीज़ लगाई गई, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आवाम पर बहुत इम्पोज किए गए। क्या इनको भी वेव ऑफ करने की कोई हिदायत आ सकती हैं हुकूमत की जानिब से, नजरसानी की जा सकती है, या आप लोग रब्ता करेंगे अपना बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है हुकूमत से? वो तो हर वक्त रब्ता कर रहे हैं। वो तो इंटरेस्ट रेट जब स्टेट बैंक ने एक बहुत बड़ा झटका दिया 3 दिन पहले, जो 250 बेसिस पॉइंट 2.5% इंटरेस्ट रेट था, तो उस पर भी रब्ता किया, चेंबर्स ने किया, बिजनेसमैन ने किया, क्योंकि हम हर प्रोग्राम में टीवी पर स्पेशली मैं 100 बेसिस पॉइंट समझ रहा था, ये तो 100 से भी आगे निकले। तो ये मुझे तो लग रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में भी इतनी अचानक जल्दीबाजी की गई है कि ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ये पुरानी हुकूमत के ऊपर ही ये टोपी चली जाए। ठीक है। अब ये है कि जब ये आप महंगाई का बोल रहे हो, टैक्सेस का, इसके लिए हमेशा बिजनेसमैन तो कहते रहते हैं। अब मसला असल में मेरे दोस्त ये आता है कि टैक्सेस घटाएंगे तो वो टैक्सेस ना होने की वजह से अपने एक्सपेंडिचर्स कैसे करेंगे। ठीक है। कल ही जो हमारा ऐलान कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने, 10% जो इंक्रीज, पेंशन में 10% बढ़ाना और सैलरियों में बढ़ाना, वो पैसे कहाँ से देंगे। क्वेश्चन ये आता है कि भाई हर एक को मर्सिडीज तो पसंद है, लेकिन जेब में आपके हैं सुजुकी के पैसे, तो आप कैसे उसको वो खरीद सकते हो। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जफर मोती साहब, एक और तासुर ये बनता जा रहा है अब, और लोग ये कह रहे हैं कि जी बिजनेस कम्युनिटी को आगे आना चाहिए, उनको तजावीज़ देनी चाहिए। ख़ास तौर पर अब ज़ाहिर है अगर बात करें शहबाज शरीफ साहब की, तो बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने कारोबार भी हैं इनके, समझते भी हैं वो लैंग्वेज जो बिज़नेस कम्युनिटी कहती है। फिर उसके बाद अगर पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो जब ये सीएम थे तो पंजाब में बहुत सारी तरक्याती मंसूबे देखने में आए। फिर उसके बाद सिचुएशन भी आपके सामने है, अगर आप पंजाब चले जाएं तो आपको बेहतर लगता है। अब ये क्या वही जो स्पीड थी या वही थ्रिल थी जो सीएम पंजाब की सीट पर रह के करते थे, क्या आपको लगता है कि इधर भी आकर एज पीएम भी वही करेंगे? क्योंकि आज सुबह आती है उन्होंने पूरा पीएम हाउस हिला के रख दिया, छुट्टी भी खत्म कर दी है। यही सब है ना, जो एक सांस लेने की जगह जो बन रही है, वो यही है कि पुराने लोग, अभी थोड़े दिन पहले सब बिजनेसमैन में हम लोग ने बात की थी कि हमें करप्ट हुकूमत चल सकती है, इनकम्पिटेंट हुकूमत नहीं चल सकती। बिल्कुल ठीक, सही। अभी इसमें मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, नाराजगी नहीं, जोक लोग करते हैं कि भाई अब ये है कि ये कम्पिटेंट तो है ये, और इसकी कॉम्पिटेंसी देखने के लिए ही देखना है कि एक सूबे में जिसमें टोटल पंजाबी रहता है उधर तो सक्सेस हो सकते हैं, क्या ये बाकी 3 छोटे सूबों में भी सक्सेस हो सकते हैं, ये क्वेश्चन रहता है। दूसरा, जिस टाइम ये सक्सेसफुल थे उस टाइम इकोनॉमी वाइज पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग था। ठीक है। अभी इकोनॉमी वाइज बहुत वीक है। यानी आप समझ लो कि जैसे आपके चैनलों पर पट्टी श्रीलंका की आती है ना, हमारा दिल धड़कने लगता है। जी आप समझ रहे हैं मेरा? मैं समझ रहा हूँ जी। तो जब ये होता है ना, तो हमें एक डर सा तो लगता है ना कि भाई या अल्लाह खैर करे। तो वो अब देखना है, और यही रोज सुबह से देखते हैं कि ये अगर ये जादूगर है तो अभी अपनी टोपी से क्या निकाल के ऐसा करेंगे। एक आज आपने एक छोटी सी खबर अभी लोगों ने कैप्चर नहीं की
कि इस महीने के रमजान के महीने के एंड में सऊदीया जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, जी जी तो ये एक इंडिकेशन है कि हम वापस उसी लॉबियों के पास जा रहे हैं जिन्होंने हमको हमेशा मदद करते रहे। सही है, ठीक है, तो तो सिचुएशन थोड़ी हमारी बेहतर हो जो सकती है, फॉरेन यानी आप कह रहे हैं पॉलिसी है फाइनेंशियल। बैक टू वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम, वो कहते हैं ना, सही। वहीं पर जा रही है। तो ये एक अच्छी बात है मेरे ख्याल में तो। ठीक है। अच्छा जफर साहब, ऑयल प्राइसेस की अगर बात कर ले तो आलमी मंडियों में कुछ कीमत ज़रूर गिरी है उसकी। अब हमने देखा है कि हमें 10 रुपए की रिलीफ दी गई थी खान साहब की तरफ से, और उस जी। टाइम भी ये बात की जा रही थी कि ये जो रिलीफ है ये आने वाले वक्त में बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। क्या आपको जी। लगता है कि अब ये जो प्राइस थोड़ी बहुत भी गिरी है, थोड़ा चेंज आया है इंटरनेशनल मार्केट में, क्या इसका कोई इफेक्ट आएगा, या फिर हम वो पुराने जो 10 रुपए की सब्सिडी थी उसके असरात भुगतेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इनको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। और यानी ये 10 रुपए का खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर याद करें तो जिस दिन 10 रुपए का रिलीफ दिया था उस टाइम गवर्नमेंट ने को ओगरा ने जो ऑर्गेनाइजेशन है जी। उन्होंने 10 रुपए बढ़ाने का कहा था। बढ़ाने का कहा तो था, बिल्कुल। हमें रिलीफ मिला 20 रुपया। ठीक है। ठीक है, फिर ये रिलीफ भी उस टाइम मिला था जब 110 का बैरल था। जी फिर ये हुआ 125 से 30 तक भी गया, 130 तक गया यूक्रेन की वॉर की वजह से। जी जी तो वो जो गैप है जो 2 महीने का, वो एक प्रेशर बनेगा, और दूसरे जो 20 रुपए रिलीफ दिया हुआ है ये बनेगा। सही। तो अगर ऑयल प्राइसेस ये $100 के अराउंड ही रहे तो आप देखेंगे कि $100 के अराउंड रहे तो जी। फिर भी हमें कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिल सकता, बल्कि ये मेंटेन हो जाए ये 10 रुपए वाला तो भी बड़ी बात है। हाँ, अगर ऑयल प्राइसेस घटे, यूक्रेन की वॉर खत्म हो अल्लाह जी। करके, तो ये वापस अगर $60-65 पर हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। सही। अच्छा जफर साहब, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। अब आप चूंकि बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत मारूफ बिजनेसमैन हैं, ठीक क्या है। तजावीज़ देंगे नई हुकूमत को कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो माजी में हुई लेकिन अब रिपीट नहीं होनी चाहिए, और किन इंडिकेटर्स का ख्याल रखते हुए हुकूमत को चलाना चाहिए ताकि बेहतरी आ सके? देखिए, पहले तो हमें ये इनको मुबारकबाद देना चाहिए बिल्कुल ऑनेस्टली कि ये वापस पॉलिसीज वहीं गई हैं जहां से हमें फंडिंग आती थी। ठीक है। यानी मैं वेस्ट के ब्लॉक को सिर्फ यूरोपियन यूनियन या अमेरिका को नहीं गिनता हूँ, सऊदीया बहुत बड़ा। यूएई जी, उन्हीं ब्लॉक को समझे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपकी रिमिटेंस कहाँ से आ रही है? 4 मुल्कों से। 80% से ज्यादा रिमिटेंस आती है 4 मुल्कों से। जी। वो 4 मुल्क है यूके, यूएसए, सऊदीया एंड यूएई। यूएई, आप उनसे दोस्ती बढ़ाओगे तो ये बहुत अच्छा, मेरा एडवाइस है कि ये इसको कंटिन्यू करें। दूसरा, आईएमएफ से रीनिगोशिएट करें। तीसरा, एफएटीएफ से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि एफएटीएफ ने पाकिस्तान की लिक्विडिटी पे बहुत बड़ा डैमेज किया। बहुत डैमेज किया है, जी। जैसे आपको पता है कि 90% पाकिस्तान की इकोनॉमी, 85% कोई कहते हैं, कोई 90% कहते हैं, जी। वो है ब्लैक इकोनॉमी। ठीक है। तो वो ब्लैक इकोनॉमी एफएटीएफ की वजह से गायब हो गई है, जिसकी वजह से ये और परेशानी आ रही है। तो लिक्विडिटी क्रंच को ईज ऑफ करें, एफबीआर को कहें अब थोड़ा रहम करें, जी। अपना लोगों को कहें कि भाई अपना जो है ना, ये जो जखीरा अंदोज हैं चीनी चावल, इनको कहें कि भाई अब ये पिंच जो है अपर लेवल पर भी पहुंच गई है, ये मुश्किलात अब बड़े बड़े घरों को ले डूब रही है। आप देखिए कि जॉबलेस इसलिए क्रिएट नहीं हो रही कि वो लड़का या औरत या मर्द जो है वो काम नहीं कर सका, इसलिए हो रही है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं। सही सही। अच्छा जफर साहब, नैब को खत्म करने की भी बातें की जा रही हैं, इस अमल को किस तरह देखते हैं? एक जल्दी से नैब को खत्म अभी ये करेंगे ना तो बहुत इनके खिलाफ शोर हो जाएगा। ठीक है। मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह ये करेंगे नैब को, और पब्लिक का रिएक्शन क्या आएगा। अगर वो नैब को इस तरह अब्रप्टली खत्म किया है ना, तो फिर सामने आ जाएगी कि भाई इन्होंने अपने केसेस की वजह से किया है, तो एक बैड टेस्ट वापस माउथ में आ जाएगा लोगों के। मेरे ख्याल में तो इनको नैब से रिलीफ मांगना चाहिए और उसको कहना चाहिए भाई देखो, जहां जहां आप समझते हो कि हम नहीं है कसूरवार, वो केसेस तो खत्म करो कम से कम। ठीक है। पॉलिसीज को यदि आप कह रहे हैं कि रिवाइज कर दें। जी जी बिल्कुल। राइट सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जफर साहब का कहना था कि खुशाइंद अमल है, ये जो बातें की जा रही हैं, डॉलर का नीचे आना है, ये भी खुशाइंद है,
और फिर इस तरह तजावीज़ भी दी हैं कि हुकूमत वो गलतियाँ हरगिज़ ना करे जो माजी में होती रही हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा बिज़नेस कम्युनिटी को देखा जा रहा है कि बिज़नेस कम्युनिटी क्या रोल अदा करेगी इस हुकूमत के साथ मिलकर, किस तरह के चैलेंजेस को ओवरकम करेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।